जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वो एक पुरानी कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि भैया दिन सबके पलटते हैं, इसलिए जब आपके दिन अच्छे चल रहे हो तब कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाते या कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। क्योंकि यदि आप ऐसे समय में जब आप ताकतवर हों और आपका समय अच्छा चल रहा है और आप किसी छोटे व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं ना कहीं समय आपसे बदला ज़रूर लेता है। आज की तारीख में अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल अमेरिका, जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है, आज उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरीके से चरमरा चुकी है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस दिशा में आगे बढ़े। कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका बैंकक्रप्ट होने वाला है। हालांकि अमेरिका बैंकक्रप्ट तो नहीं होगा क्योंकि उसमें गोल्ड रिजर्व अच्छा खासा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास लिक्विड कैश ना के बराबर बचा हुआ है। और यही एक कारण है कि इस समय अमेरिका आर्थिक मंदी के इतने बुरे दौर से गुजर रहा है। इस वीडियो में हम लोग कुछ बातें डिटेल में करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर किस तरीके से अमेरिका इस स्थिति में पहुंचा है। तो देखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका इन दिनों एक संकट में घिरा हुआ है। अमेरिका का राजकोषीय भंडार खत्म होने के कगार पर है। यूएस ट्रेजरी ने 3 महीने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अमेरिकी सरकार ने भैया कर्ज लेने की जो तय सीमा है उसको पार कर लिया है। इसका तात्पर्य यह है कि अमेरिकी सरकार के पास अब अपने बिलों का भुगतान करने और अपने कर्ज चुकाने के लिए खजाने के पैसे बचे नहीं हैं। ट्रेजरी की चेतावनी के बाद ही अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि राजकोषीय भंडार को बरकरार रखा जाए, जिससे कि सरकार अपने बिलों का भुगतान जारी रख सके। लेकिन देश की दोनों प्रमुख पार्टियां इसका हल ढूंढ नहीं पा रही हैं। दरअसल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका डिफॉल्ट होता है तो पूरे विश्व से आर्थिक अस्थिरता आ जाएगी और इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अमेरिका डिफॉल्ट होता है तो इससे केवल अमेरिका को ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब इसका बड़ा कारण एक ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन डॉलर्स में ही होते हैं, सिर्फ इसलिए। लेकिन पिछले हफ्ते अमेरिकी ट्रेजरी ने चेतावनी दी थी कि जून में बिलों का भुगतान करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। यूएस ट्रेजरी सचिव जैनेट येलेन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक पत्र लिखते हुए सरकार को वार्न भी किया था कि खजाने में पैसे नहीं बचे और यही एक बड़ा कारण है कि हम जून में अमेरिकी सरकार पर बकाया भुगतान नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बाइडेन सरकार कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाएगी, जिससे कि अगले महीने का बिल भुगतान किया जा सके। अब कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना कहाँ की समझदारी है। अमेरिका में कर्ज लेने की लिमिट तय है। इसे बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संसद में 4 शीर्ष नेताओं को व्हाइट हाउस में तलब किया था। मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी के नेता और हाउस के स्पीकर केविन मैकार्थी सहित कई नेताओं के साथ बाइडेन की बैठक भी हुई। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका वाकई में डिफॉल्ट हो जाएगा? क्या वाकई में अमेरिका की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी? तो देखिए, यूएस ट्रेजरी ने संसद को लिखे अपने लेटर में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि भुगतान जारी रखने के लिए सरकार को कर्ज लिमिट बढ़ानी होगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पूरी तरह से बटी हुई हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन का डेमोक्रेटिक पार्टी कर्ज सीमा बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन कर्ज सीमा बढ़ाने वाला बिल काफी समय से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लटका हुआ है। दरअसल अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि अपर हाउस में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुमत है। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि हम बिल पास कर सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बाइडेन सरकार भी बजट में महत्वपूर्ण कटौती के लिए तैयार हो। वहीं सरकार ने इस प्रस्ताव को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है। बाइडेन सरकार का आरोप है कि बिल पारित नहीं हो, इसके लिए रिपब्लिकन तिकड़म अपनाकर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि डिफॉल्ट होने की तारीख के नज़दीक आने के दबाव में उनकी सरकार विपक्षी पार्टी के खर्चों में कटौती की शर्त को मान ले। दरअसल अप्रैल में रिपब्लिकन्स ने कर्ज सीमा बढ़ाने की अनुमति वाला ये विधेयक इस शर्त पर पारित किया था कि इसके बदले एक दशक में खर्च में 4.8 ट्रिलियन डॉलर की कटौती की जाएगी। बाइडेन सरकार ने खर्च में कटौती वाली शर्त के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था। डिफॉल्ट की समय सीमा नज़दीक आ जाने के बावजूद भी रिपब्लिकन्स बाइडेन सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। रिपब्लिकन्स इससे पहले 2011 में भी दबाव की राजनीति करने में सफल रहे थे और डिफॉल्ट होने से 72 घंटे पहले सरकार को खर्च में कटौती करने पर मजबूर होना पड़ा था। अगर कर्ज सीमा नहीं बढ़ाई जाती है और दोनों पार्टियों के बीच में गतिरोध जारी रहता है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। कर्ज की सीमा क्या है, अब जरा ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, कर्ज की जो लिमिट है वो एक तय राशि है, जहां तक अमेरिकी सरकार सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा और सेना जैसी सेवाओं के हवाले देकर भुगतान के लिए उधार ले सकती है। प्रत्येक साल सरकार टैक्स सीमा, शुल्क और अन्य माध्यमों से राजस्व जुटाती है, लेकिन खर्च उससे भी अधिक कर रही है। मतलब वही होगी ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये घाटा साल के आखिर में देश के कुल कर्ज में जुड़ जाता है। ये कर्ज प्रत्येक साल लगभग 400 बिलियन से 3 ट्रिलियन डॉलर तक होता है। कर्ज लेने के लिए ट्रेजरी सरकारी बॉन्ड जारी करती है।
इस कर्ज को ब्याज सहित वापस भुगतान करना होता है। एक बार जब अमेरिकी सरकार इस कर्ज लिमिट तक पहुंच जाती है तो ट्रेजरी और बॉन्ड नहीं जारी कर सकती। इससे सरकार के पास पैसे की कमी आ जाती है। इस कर्ज लिमिट को निर्धारित करने की जिम्मेदारी अमेरिका के अपर हाउस कांग्रेस के पास होती है। 1960 के बाद से अमेरिकी इतिहास में अब तक 78 बार कर्ज लिमिट को बढ़ाया जा चुका है। कई बार कर्ज सीमा को निलंबित भी किया जा चुका है। तो ऐसे में अब अगला सवाल ये आता है कि आखिर अमेरिका डिफॉल्ट हुआ तो दुनिया का क्या होगा। माने या ना माने, इस समय अमेरिका अभी भी काफ़ी ताकतवर देश है और उसकी इकोनॉमी से ही कई सारे देशों की इकोनॉमी जुड़ी हुई। दरअसल अमेरिका इससे पहले कभी भी डिफॉल्ट नहीं हुआ, इसलिए अगर अमेरिका डिफॉल्ट होता है तो वास्तव में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये बात साफ है कि ऐसा होने पर अमेरिका और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन पर बुरा असर ही पड़ेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जैनेट येलेन ने इस साल की शुरुआत में कि अगर अमेरिका भुगतान करने से चूकता है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अमेरिका के लोगों की आजीविका और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। निवेशकों का अमेरिकी डॉलर पर से भरोसा उठ जाएगा, जिससे कि अमेरिकी इकोनॉमिक कंडीशन तेजी से कमजोर होगी। कंपनियां नौकरियों में कटौती करेंगी। इसके अलावा अपनी सभी योजनाओं को जारी रखने के लिए अमेरिकी सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। ऐसे में अगला सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि अमेरिका पर इतना कर्ज हो कैसे गया। अमेरिका तो इतना बड़ा देश है, जीडीपी इतनी स्ट्रांग है, गोल्ड रिजर्व इतना ज़्यादा है, तो फिर अमेरिका पर कर्ज ये साल दर साल आखिर कैसे बढ़ता गया। देखिए, किसी भी देश का कर्ज तब बढ़ता है जब सरकार राजस्व से ज़्यादा पैसा खर्च करती है या खर्च की तुलना में राजस्व में कमी आ जाती है। अमेरिकी कर्ज भी उसी तरह का है। अमेरिकी इतिहास में हमेशा से देश पर कुछ न कुछ कर्ज रहा ही, लेकिन 80 के दशक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की ओर से टैक्स में भारी कटौती करी गई। टैक्स में कटौती के बाद सरकार के राजस्व में कलेक्शन में कमी आ गई और खर्च करने के लिए अधिक कर्ज लेने की जरूरत पड़ने लगी, जिससे अमेरिका पर कर्ज काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा। कर्ज को कम करने के लिए सरकार ने 90 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रक्षा बजट में कटौती की अनुमति दी। इसके बाद अमेरिकी राजस्व में वृद्धि भी हुई, लेकिन फिर 2000 के दशक की शुरुआत में .com बुलबुला आया, जिससे अमेरिका में मंदी आ गई। 1990 के दशक में .com कंपनियों में निवेश करके अमेरिकी खूब मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन तेजी से ग्रो कर रही कंपनियां कई बार सालों तक घाटे में रहती हैं। .com कंपनियों के साथ भी यही हुआ। साल 2000 में चीज़ें अपोजिट जाने लगीं और .com कंपनियों का शेयर मार्केट काफ़ी गिर गया। इससे कई अमेरिकी निवेशकों का पैसा डूब गया। इसे ही .com बुलबुला कहा जाता है, .com बबल बर्स्ट होना। मंदी से उबरने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2001 और 2003 में 2 बार टैक्स में कटौती की। इसके अलावा इराक और अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान अमेरिका ने लगभग $6 ट्रिलियन खर्च किए, जिससे एक बार फिर अमेरिका को कर्ज में बढ़ोतरी करनी पड़ी। इसके बाद 2008 में भयंकर मंदी आ गई। मंदी के कारण अमेरिका में बेरोजगारी दर 10% तक पहुंच गया। इस वजह से सरकार को एक बार फिर बैंकों को उबारने और सोशल सर्विस पर भारी रकम खर्च करनी पड़ी। देश की आर्थिक व्यवस्था पटरी पर लौट ही रही थी कि 2017 में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने टैक्स में एक बड़ी कटौती की घोषणा कर दी। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिकी कर्ज में लगभग $7.8 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद कोविड महामारी आई और महामारी से उबरने के लिए सरकार ने लगभग $5 ट्रिलियन खर्च कर दी, और वो ज़रूरत भी थी। तो ऐसे में एक अगला सवाल और आखिरी सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिकी सरकार कहाँ खर्च करती है पैसा। तो देखिए, अमेरिकी सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसी ज़रूरी वेलफेयर स्कीमों पर खर्च होता है। दरअसल अमेरिकी ट्रेजरी की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के अनुसार सरकार के कुल वार्षिक बजट का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च होता है। बजट का 12% हिस्सा सरकार मिलिट्री पर खर्च करती है। इसके अलावा शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, पेंशन एवं सेवाओं पर भी एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। इसे आसान भाषा में इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अमेरिकी सरकार मुख्यतः 2 श्रेणियों में पैसा खर्च करती है। पहली कैटेगरी में कर्ज और ब्याज अदायगी है और दूसरी में देश का अन्य खर्च है। अगर सरकार किसी बिल का भुगतान सरकारी शटडाउन या भुगतान विनियोग के कारण नहीं कर पाती है, तब वो डिफॉल्ट नहीं कहलाती। भुगतान विनियोग वो कंडीशन है जब सरकार किसी खास मकसद से बजट का एक हिस्सा अलग कर देती है। 2013 में सरकारी शटडाउन के कारण सरकार बिल का भुगतान नहीं कर पाई थी और तब अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी भी हुई थी। ये बातें सुनकर अगर अभी भी आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अमेरिका आज की कंडीशन में वो सुपर पावर नहीं रह गया जो कभी वो हुआ करता था। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि आज की तारीख में अमेरिका को उतना होल्ड नहीं मिल रहा है दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर जितना कि उसको अभी मिला करता था। रशिया अपनी खुद की करेंसी में व्यापार करना चाहता है। भारत भी कई सारे छोटे देशों को मना रहा है कि भैया वो इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करें। तो इससे भी अमेरिका कमज़ोर पड़ रहा है। क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।